मेरे साथ श्याम रजक हैं जो लगातार रिजर्वेशन का मुद्दा हो, ऑपरेट सोसाइटी के अधिकार का मुद्दा हो, उसको लेकर लड़ते रहें और लंबा राजनीतिक अनुभव है। बिहार चुनाव बहुत क्रूशियल स्टेज में है। अब वो मेरे साथ हैं, उनसे राजनीतिक परिदृश्य भी समझेंगे, ये भी समझेंगे कि उनके चुनाव न लड़ने के पीछे भी कोई रणनीति है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार विधायक रहे हैं, लंबे समय से मंत्री रहे हैं बिहार की सरकार में, और जिस तरह से उन्होंने तय किया था कि क्या ऐसा उन्होंने देखा था कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में से थे और उनको उनका साथ छोड़ना पड़ा। सर, पहले तो नेशनल दस्तक को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं नेशनल दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दलितों का आवाज़ बन करके नेशनल दस्तक ने बराबर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। सर शुक्रिया इस लाभ जाए के लिए। क्या ऐसा क्या आपको अंदाज़ा था कि ये सब चीज़ें होने वाली है, विधानसभा चुनाव में और नीतीश जी से अलग होना आपने तय किया? देखिए, सवाल विधानसभा चुनाव का नहीं था, क्योंकि मैं कोई चुनावी नेता नहीं रहा हूं, लेकिन मैं विचारों पर मेरा हरदम 2 वर्षों से उनसे बराबर उलझन होते रहता था और बराबर हमसे बहस होती थी, चर्चा होती थी और मतभेद बढ़ता गया। मतभेद इतना बढ़ गया कि वो बात भी करना बंद कर दिए और हमारे विभाग में भी वो इस तरह से करामात करने लगे, पार्टी के अंदर भी। और दलितों की आवाज़ बने नहीं, हम ही नहीं बने, बल्कि जो दलित और भी लोग हैं उसको यूनाइट नहीं कर पाए, वो बट करके रहें, जिसके कारण मुझको उनको छोड़ना पड़ा और कह करके मैं छोड़ा। ये बात ऐसी बात नहीं है। अंतिम में उन्होंने कहा कि भाई आपकी बात मानी जाएगी, आप मत इस्तीफा कीजिए। हमने कहा कि सवाल ही नहीं। जो आदमी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5-5 बार हमारे साथ मीटिंग होने के बाद जब नहीं सुधरे हैं, तो अब आप सिर्फ हमको लब्बो लवाब दिखलाने से क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं छोड़ा हूँ। बीजेपी के साथ जाने के आप हमेशा से खिलाफ थे। निश्चित बीजेपी ही सबसे बड़ी कड़ी है, सबसे बड़ी कड़ी है इस देश में। समाज के जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और उसका सीधा जाता उदाहरण है। आप देखिए, इधर जो मोदी जी की जब से सरकार आई है, जितनी संस्थाएं हैं उस पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायपालिका हो, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, चाहे वो जो भी संस्था की बात आप करेंगे, सीबीआई और सीआईडी तो अलग बात है, लेकिन जो भी संस्था है जहां दलितों को न्याय के लिए गुहार कर सकता था, दलितों के साथ उनको उचित अधिकार मिलता था, उसको कैसे कुचला जाए, इस तरह का काम बीजेपी बराबर करती रही। और वो राम मंदिर की बात करती है। राम मंदिर अगर बात कीजिएगा तो आप करिए, लेकिन जो दलित है, जिसको आज तक खाली पेट है, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसके पास आप छत नहीं है, उसके लिए भी सोचिएगा कि नहीं। हम भगवान को मंदिर में बैठा दें और गरीब दलित जो है, पिछड़ा है, जो माइनॉरिटी है, जो गरीब है, वो रोड पर बैठा रहे, भीख मांगता रहे। श्याम जी, इस बार मैंने देखा है, लोग कह रहे हैं कि मंदिर से मुझे कोई बहस नहीं है, लेकिन यहाँ आप लोगों ने, आप तेजस्वी ने एक नए पहली बार पूरे देश में, हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में लगातार बात हो रही है कि पहली बार कोई लड़का है जिसने बीजेपी को फंसा रखा है। न तो उनका राष्ट्रवाद, न भारत, न पाकिस्तान, न मंदिर, न मस्जिद, न मुसलमान वाला मुद्दा चल रहा है। तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों ने मिल बैठ के तय की थी कि हम लोग विकास के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? निश्चित हम लोगों ने बैठ करके तय किया है कि सवाल पर, और आप जान लीजिए बीजेपी ने बहुत कोशिश किया है कि राष्ट्रवाद का, आप देख रहे होंगे पीएम मोदी जी का या उनके जो और लोग हैं पिछलग्गू लोग, किस तरह की भाषा का व्यक्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा, यहाँ अगर महागठबंधन की सरकार बने, कि किसी तरह वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता इनके इस बातों को समझ चुकी है, क्योंकि ये जानती है कि हमको रोटी चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, और इस रोज़गार के कारण वो पलायन करते रहे, मरते रहे। किसान को अपना उत्पादित सामग्री का उचित दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। तो इस कारण लोगों ने मंदिर मस्जिद के सवाल को उभारने पर भी उसमें फंसने वाले नहीं हैं। राष्ट्रवाद के सवाल को राष्ट्रवादी वो सर्टिफिकेट देंगे, राष्ट्रवादी हमारे लोगों ने किया। देश की आज़ादी में ठीक है, उस समय हमारे लोग पढ़े लिखे कम थे,
हम लोगों ने उस तरह का सबसे इतिहास ज़्यादा बहुजनों की शहादत हुई है हाँ, सर, मरे इसलिए उनका मैं नाम नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इतिहास लिखा गया उसमें हमारे लोगों का इसलिए नहीं लिखा गया कि बड़े लोग इतिहास लिखने का काम करते, तो अपने लोगों को उन्होंने लिखने का काम किया। आप एक जीता जागता एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। इस विधानसभा के परिसर में जाइए और जाइए देखिए किन लोगों का फोटो लगा हुआ है। एक भोला पासवान शास्त्री जो गरीब गुरबा इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा, उसका भी किसी चौराहे पर मूर्ति नहीं लग सकता है क्या? क्या उससे इतनी घृणा है? ये बात है। कल मैं गया में था, मुझे मैं माझी समाज के यहाँ था, मैं इसी बिहार से हूँ, माझी समाज के लोगों की मैं हालत जानता हूँ। तो वहाँ मुझे लगा छत का घर, तो मुझे लगा नीतीश जी ने महादलित बनाया तो घर दिया होगा। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 25 साल पहले घर बना था, 14,000 रुपये जब इंदिरा आवास में मिलता था, कोई काम नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने, शिवचंद्र राम थे, आप थे, उदयनारायण चौधरी थे, आप लोगों ने एक पहली पीसी की है दलित एकजुटता के लिए, वो वोट में तो तब्दील हो रहा है। आपकी अगर नई सरकार आती है तो क्या भूमिका होगी? क्योंकि सब लोग पूछ रहे हैं कि श्याम रजक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे वो नेता हैं, तो उनकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि समाज मुस्लिम के बाद सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग आरजेडी को वोट कर रहे हैं आज के डेट में। देखिए, चुनाव नहीं भी लड़ेंगे लेकिन अपने विचारों को हम फैलाव करेंगे और उनके जो सवाल हैं उसका समाधान कराएंगे, ये पक्का बात है। और लालू जी से हमारी जब ज्वाइनिंग के पहले बात हुई थी, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है और आप देख रहे होंगे कि इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने प्रमुखता देने का काम किया है और उनके साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने देंगे। अगर उनके साथ न्याय होगा और जहाँ होगा तो श्याम रजक पहला व्यक्ति है जो उस अन्याय के खिलाफ पहली आवाज़ अपने बुलंद करने का काम करेगा। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, तेजस्वी जी एक ओजस्वी नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं और सभी वर्ग के लोगों को ले चलना चाहते हैं और वो बराबर देखते हैं कि जो सबसे पीछे पैदान पर रहा, जो आज तक जिसको अधिकार नहीं मिला, उसके लिए पहले काम करना है। उसके लिए हमको योजना तो यहाँ बनती रही। बजट, अब हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहाँ बजट बनती है लेकिन खर्च का हिसाब तो दो। आप बजट बना दिए कि 2,11,13,000 का हमने बजट बना दिया, खर्च कितना हुआ? दलितों के क्षेत्र में जो विभाग है, अनुसूचित जाति जनजाति में 5 से 10% खर्च हो पाया, तो बाकी पैसा लौट गया। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहते थे शिक्षित बनो, कांसी राम जी कहते थे कि शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षा से मरहूम करने का काम किया गया। आज देखिए कि ड्रॉप आउट 58% है बिहार में माध्यमिक विद्यालयों तक, आप देखिएगा तो शिक्षा के आप बताते हैं कि हम साइकिल योजना चलाए, ये वस्त्र चलाए, योजना चलाए, हम छात्रवृत्ति देते हैं, लेकिन क्या हुआ? किन लोगों को मिल रहा है? ये पूरी घोटाला है, ये घोटालों की सरकार है, पदाधिकारियों की सरकार है। पदाधिकारी जैसा कहते हैं वैसा नीतीश कुमार चलते हैं। तो आज आपकी पार्टी की का प्राण, आपने मैनिफेस्टो ही कहेंगे उसको, घोषणा की आप उसमें हैं, आप न तेजस्वी के रणनीतिकारों में से हैं, तो खासकर अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो क्या स्पेशल उनके दिमाग में बात है, क्या रोड मैप है? एकदम है, पूरा रोड मैप साफ है कि जो सबसे मरहूम रहे, जिनको अधिकार नहीं मिला है, उनको लिए हम विशेष योजना बना कर करके और उनको सबसे पहले शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य से जोड़ कर करके हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये साफ है। और आप देखे होंगे कि प्रण जो है वो आप देखे होंगे कि सच्चाई के लिए ये सच्चा होगा, ये कोई वादा नहीं है, ये इसमें आस्था है, इसमें सच्चाई होगी, उस तरह का प्रण है ये है। कोई घोषणा पत्र तो बहुत सा निकलता है, कई पार्टियों का आप देखे होंगे, बीजेपी भी निकाला कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन वहीं के जो पार्टनर है नीतीश कुमार कहते हैं कि नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उनको पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री रहे 15 साल तक, प्लान में पैसा रहता है, प्लान में जो वेतन मिलता है, तो आप वहाँ पर रिक्त स्थान रखें तो रिक्त स्थान वाले का वेतन तो पैसा लौट जा रहा है। अगर हम उस रिक्त स्थान को भर देंगे तो प्लांट का जो पैसा है वो पैसा खर्च होगा। तो ऐसा 4.5 लाख है। बाकी लोगों का, तो बाकी लोगों के लिए हम तैयार करेंगे और उसके लिए भी एक आखिरी सवाल मेरे जहन में हमेशा था कि जब भी मेरी मुलाकात होगी आपसे, जब आप लोग पिछला चुनाव आरजेडी के साथ लड़े थे, जेडीयू और आरजेडी, आप लोग सत्ता में आए, आपने तब भी कोशिश की थी नीतीश जी बीजेपी के पाले में न जाएं?
हमको तो नहीं लगा था, क्योंकि नीतीश जी बार बार मुझे लालू जी के यहाँ भेजते थे और वो कहते थे। आप ही उस समय मीडिएटर थे? मीडिएटर नहीं, माने कि कहिए कि एक केंद्र थे हम। इस दोनों को करीब लाने की मीडिएटर कहने का मतलब? मेरा बहुत अच्छे संबंध रहे और नीतीश जी के तो पार्टी में ही थे, तो वो दोनों को ये करने में। और पहली मीटिंग हुई थी जो वैशाली में, क्या कहा था लालू जी ने और क्या कहा नीतीश जी ने कि हम मरने तक मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो कहते नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन में था, लेकिन आपने अंतिम क्षण तक कोशिश की थी कि नीतीश जी पाला न बदले। अंतिम दम तक हमने कहा था कि बीजेपी के साथ मत जाइए, बीजेपी के साथ मौत हो जाएगी। जो हमारी विचार है, हमारी नीति है, हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया है और उसका कारण हम सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन्होंने कहा। लास्ट में जब बीजेपी के साथ गए, हम लोग को कोई जानकारी नहीं, एक का एक विधायक दल की बैठक हो रही थी, एक का एक उन्होंने कहा। हमको बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा क्यों? हमने फिर बाद में, जब मीटिंग में तो मैं नहीं कर सकता था जो स्थिति थी, लेकिन बाद में हमने कहा कि ऐसा क्यों किए, ये तो बड़ा हम लोग से तो राय लेते। कहीं कि नहीं, देखिए घुटन हो रहा था। हमने क्या घुटन हो रहा था, क्या वो लड़का कर रहा था, क्या बैठ कर करके बात करते। तो चूँकि वो दिमागी रूप से बीजेपी के विचारों से जुड़े हुए हैं, कई चीज़ों पर हम आप देखेंगे योजना भी, तो बीजेपी के विचारों से जुड़े हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो। वो सिर्फ चाहते हैं कि गरीबों को सिर्फ दिया जाए उनको भाव और उनको घेर लिया जाए, उनको वोट को तब्दील कर लिया जाए। और फिर वो इसके लिए करते हैं, आप देख लीजिए कितने लोगों को राज्यसभा भेजा, किसको उन्होंने बनाया, ये सारी चीज़ है। तो उनका विचार कभी नहीं रहा है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए। सिर्फ दिखावटी चीज़ बहुत करेंगे, तो दिखावटी चीज़ तो अस्थाई नहीं होती है। आप लोग पहली पीसी करते हैं, खासकर दलित समाज। आप पहले तो मीटिंग करते हैं जब जेडीयू में थे, सारे विधायकों की अपने अधिकार के लिए, जो बियॉन्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी इस तरह की एक टीम बनती है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। आप बिहार में वो बनाने की कोशिश करते हैं, बियॉन्ड द पार्टी लाइन एक सामंजस्य बनाते हैं। उसके बाद आप पर नकेल कसी जाती है, पार्टी छोड़ने का आप फैसला करते हैं। उसके बाद आरजेडी में आके आप फिर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसका नतीजा तो दिख रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लोग एक मुश्त वोट करने जा रहे हैं। तो ये कभी देखा था आपने कि आपको उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अकेला आप लोग और इस तरह से बीजेपी, मोदी और नीतीश कुमार, एक सीएम है, एक पीएम है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो, उसके बाद संसाधन है, इस तरह से घेर पाएंगे? उम्मीद थी या ये सब कैसे हुआ? ये उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े घेरा को ये तोड़ पाएंगे। लेकिन जब जनमानस की शक्ति होती है, पिछड़ा, दलित, अकलियत और गरीब गुरबा, तो और तेजस्वी जी ने उसको कैच करने का काम किया, उसको जोड़ने का काम किया, उसको एक विश्वास देने का काम किया, एक आस्था दिया। उस विश्वास के कारण जो समा बनी है वो निश्चित रूप से तेजस्वी जी के जो सोच है उस सोच को मजबूती मिली है। तो ये श्याम रजक हैं, नीतीश कुमार के लिए बड़े डैमेज कंट्रोल हैं। अब तक वो डैमेज कंट्रोल को पूरा नहीं कर पाए हैं। जब से इन्होंने पार्टी छोड़ी है उनके पास अब कोई चेहरा नहीं है इस तरह का जो कम से कम वो दलित समाज के सामने पेश कर सकें, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और तेजस्वी यादव आरजेडी में आते ही तेजस्वी यादव ने अपने जो उनके जो कोर टीम है उसमें, आज भी श्याम रजक जी वहाँ थे, अपनी कोर टीम में रखा है। चुनाव को लेकर सवाल लोग लगातार पूछ रहे थे कि चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो इनका कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो मैं करूँगा। लेकिन एक बात साफ है कि श्याम रजक के पार्टी में आने के बाद जिस तरह से इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से आज भी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मैनिफेस्टो का था, तो उसकी कोर टीम में है और नीतीश कुमार के लिए एक बड़े डैमेज साबित हो रहे हैं। उनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। श्याम रजक लगातार लंबे समय से बिहार की राजनीति की धुरी रहे हैं। आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि आरजेडी पार्टी के लिए इनका किस तरह से उपयोग करती है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।